ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बता रहे थे आपको कि नीट यूजी 2026 परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एनटीए ने नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। 21 जून को होगी अब नीट यूजी परीक्षा। जी हां, और इससे पहले आपको बता रहे थे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पत्रकार वार्ता की है और प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्रों का भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है और छात्रों को आवागमन में अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जाएगी। 21 जून को होगी परीक्षा। नीट परीक्षा का आयोजन वापस से जो होगा उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा की कोई फीस नहीं होगी और 14 जून तक सभी अभ्यर्थियों को उनका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो छात्रों का भविष्य ही हमारे लिए सर्वोपरि है। साफ तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस वार्ता के जरिए देश भर के अभ्यर्थियों को, उनके पालकों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा और छात्रों का हित, छात्रों का कल्याण और उनका भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है। इसी के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। अगले साल से परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी प्रेस वार्ता की। तमाम देश भर के जो अभ्यर्थी हैं, एक तरह से उनको संदेश, उनके पालकों को संदेश, नई तारीखों के ऐलान के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो साइबर क्राइम है, साइबर खतरे बढ़ रहे हैं, उससे वो चुनौती है और उससे लड़ना होगा। बहुत बड़ा रैकेट सामने आया था, कई जगहों पर छापेमारी हुई थी, लेकिन उस वक्त भी सारी निश्चित तौर पर और उसके लिए पुख्ता इंतजाम जिस प्रकार से है वो पूरे तरीके से किए जाएंगे। एनटीए ने इस बार, उन्होंने कहा कि एनटीए ने भी इस बार पूरी तरीके से उन्होंने जो इंतजाम किए हुए थे और निरंतर इसको लेकर के, क्योंकि सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, उन्होंने कहा, और लगातार इस पर जो है वो काम किया जाएगा। और इस बार अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो, वैसे तो अचूक रहेगी, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता किसी भी क्षण में पाई जाती है तो निश्चित तौर पर ठोस से ठोस कार्रवाई उसमें की जाएगी। और इस बार की परीक्षा को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अभिभावकों को उन्होंने पूरी तरीके से ये कहा कि वो इस बार की जो परीक्षा है वो अचूक रहने वाली है और पूरी तरीके को लेकर के दिन रात एनटीए ने अपनी तरफ से जो है तैयारियां शुरू कर दी थी जैसे ही इसकी खबर आई थी। और उसके बाद डेट को देने में भी, ताकि परीक्षार्थियों को किस प्रकार की कोई समस्या ना रहे, तो डेट भी लगातार एकदम से देने का प्रयास किया गया ताकि लोगों को एक निश्चित डेट मिल जाए छात्रों को और वो उसकी तैयारी शुरू कर दें उस तरीके से। और इसको लेकर के एनटीए ने भी अपने जो बैकएंड में जो भी काम करना है उसको और मुस्तैद करने के लिए, जो गलतियों से सीखते हुए वो उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और आपने सुना भी होगा कि किस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले साल से जब परीक्षाएं होंगी तो उनको कंप्यूटर बेस किया जाएगा ताकि ये और पुख्ता हो जाए और सुव्यवस्थित तरीके से ये हो जाए। और एडमिट कार्ड भी जो है वो लगातार उससे कोशिश की जाएगी कि 14 तारीख तक लोगों को मिल जाए, बच्चों को मिल जाए। और जो परीक्षा का समय है वो भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है ताकि वो उसको दे सके। और इस बार जो फीस है उसको भी 0 रखा गया है और जो फीस उनकी ली गई थी वो भी उनको वापस कर दी जाएगी। और आवागमन के समय में, क्योंकि जून का समय वो रहेगा, तो जून के समय में गर्मियां भी रहेंगी, तो वो किस प्रकार से एग्जाम सेंटर तक पहुंचे उसको लेकर के भी कुछ व्यवस्था बनाने की कोशिश, एक इशारा उन्होंने दिया कि वो दी जाएगी। चंद्रशेखर, इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि छात्रों के प्रति सरकार संवेदनशील है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कई सारी बातों का नई जो तारीखों का ऐलान हुआ है, यानी कि 21 जून को जो परीक्षा का आयोजन होगा उसका ख्याल रखा गया है। सेंटर्स की अगर हम बात करें तो क्या शहर जो है वो छात्र, जो अभ्यर्थी होंगे, वो किस तरह से उसका चयन कर पाएंगे? बिल्कुल, एक हफ्ते का समय दिया जाएगा छात्रों को कि वो अपने पसंदीदा जो शहर हैं उनको चुन सके, क्योंकि इसमें मोटिव ये रखा गया था कि परीक्षा जो अभ्यर्थी हैं वो हो सकता है कि उन्होंने अपना शहर चेंज कर दिया हो या फिर वो कहीं और चले गए हों, तो ऐसे में उनको जो सुटेबल शहर लगेगा उसको वो उस तरीके से वो चुन सकते हैं। और ये एक अच्छी पहल सरकार द्वारा की गई है, क्योंकि अगर लोग कहीं चले भी जाते हैं किसी और शहर में तो कम से कम उनको एक अवसर दिया गया है कि वो उस शहर को चुन सके। तो उसके लिए एक हफ्ते का समय जो है वो छात्रों के लिए होगा। चंद्रशेखर, इसके साथ साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में माफिया फैले हुए हैं उसको भी बड़ा संदेश देते हुए यहाँ पर शिक्षा मंत्री साफ तौर पर नजर आए। उन्होंने कहा कि ये जो मामला हुआ है इसकी जांच तो सीबीआई कर ही रही है, लेकिन समाज में कई तरह के जो माफिया मौजूद हैं उनके खिलाफ भी सख्त कदम सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गृह मंत्री ने भी गृह सचिव से इस प्रकार से बात की है और जिस तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि जिस प्रकार से जो माफिया है उनकी खोज की जाए, ढूंढा जाए और उन पर एक्शन लिया जाए। साथ ही साथ इसको पुख्ता बनाने की कोशिश की जाए कि और ज़्यादा जो कंप्यूटर लेवल पे या फिर इंटरनेट लेवल पे जिस प्रकार से भी लोग इसको कोशिश करते हैं कि ये लोगों तक स्प्रेड हो जाए, तो उसको रोका जाए। इस बार भी 120 जो टेलीग्राम चैनल्स थे उनको रोका गया है। व्हाट्सएप चैनल्स में भी जिस प्रकार की जो गतिविधियां चल रही थी उनको भी रोका गया है। तो निरंतर निगरानी रखी जा रही है तकनीकी रूप से भी, क्योंकि एआई के ज़माने में और आपको ज़्यादा ऑथेंटिकेट रहने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा कोशिश ये है कि जिस प्रकार से निगरानी पॉइंट्स है उनको बढ़ाया जाए, क्योंकि 5400 के करीब पर भी निगरानी पॉइंट्स थे। उन्होंने कहा कि और हर लेवल पर इसकी निगरानी की जा रही थी। अगर जो किसी प्रकार से हुई है तो कोशिश यह है कि इस बार गलतियों से सीखते हुए आगे उसको और पुख्ता किया जाए और उसको लेकर के हर स्तर पर कोशिश जो है वो की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर आज रवाना हो गए हैं। इस दौरान उनके काफिले में सिर्फ 2 ही गाड़ियां नजर आईं। पेट्रोल डीजल की बचत की अपील पर पीएम लगातार संजीदा हैं और खुद उस पर गंभीरता से अमल भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम पहले चरण की यात्रा में यूएई के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। बातचीत के दौरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने पर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े 2 मुद्दों पर समझौते होने की उम्मीद है। इसमें एलपीजी आपूर्ति और रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़े समझौते संभव हैं। यूएई भारत का पहला साझेदार देश है जिसने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़ा समझौता किया है। संयुक्त अरब अमीरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। यूएई के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिन इब्राहिम अल हाशिमी ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत यूएई मित्रता और दीर्घकालिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और यूएई के नेतृत्व और जनता के लिए एक अनमोल रत्न के समान है। अल हाशिमी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के बीच हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने भारत का दौरा किया था, जिसके बाद फरवरी में क्राउन प्रिंस ने एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पदभार संभालने के बाद से दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच नियमित मुलाकातों का सिलसिला जारी है और दोनों नेता वर्ष में कई बार एक दूसरे से मिलते रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के लिए भारत से रवाना हो चुके हैं और इन 5 देशों की यात्रा में पहला पड़ाव प्रधानमंत्री का यूएई का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यूएई में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। यूएई के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनमोल रत्न के समान है। साथ ही साथ भारत और यूएई के संबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो रिश्ते हैं ये प्रगाढ़ हैं। अनमोल रत्न कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय आदान प्रदान से भारत यूएई के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं।
और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। आदित्य श्रीवास्तव हमारे संवाददाता अबू धाबी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा रणनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे में यूएई की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां और उन्हें अनमोल रत्न से संबोधित करना कितनी बड़ी बात और इसके कितने बड़े मायने? देखिए, ये संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत प्रगाढ़ हैं। खासकर 10 से 12 सालों में इन संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और यही कारण है कि अब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री यूएई की धरती पर होंगे, यानी कि अबू धाबी में होंगे और यहाँ की सरकार, यहाँ के नागरिक उत्सुकता के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अगर बात की जाए ना, तो वो दोनों देशों के बीच में है, ये दर्जा दिया गया है और ये पार्टनरशिप और बढ़े और प्रगाढ़ हो, इस पर और जैसे कहें कि दोनों देश आगे बढ़े, ये दौरा इस मायने में काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से पश्चिम एशिया के हालात हैं, उन हालातों के बीच में ऊर्जा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चीज है और दोनों ही देश चाहते हैं कि इस पर काम किया जाए। उम्मीद है जब प्रधानमंत्री यहाँ होंगे तो कुछ बायलैटरल टॉक्स है, उन बायलैटरल टॉक्स में पहली बात तो यह है कि ऊर्जा सुरक्षा पे बात होगी, साथ साथ जो रीजनल कोऑपरेशन है उस पर बात होनी है, पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट किस तरीके से हो, सांस्कृतिक कनेक्ट किस तरीके से हो, इस पर चर्चा है और साथ साथ जो CEPA ये जब हुआ उसके बाद से जो डेवलपमेंट हुए हैं और उसको किस तरीके से आगे लेकर जाना है। 2032 तक 200 अरब डॉलर के जो है व्यापार की जो लक्ष्य जो है वो दोनों देशों ने रखा है, भारत और यूएई की अगर बात की जाए। साथ साथ पेट्रोलियम रिजर्व, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ईरान हालांकि अभी भी भारत में पेट्रोलियम रिजर्व, पेट्रोल रिजर्व पे काम कर रहा है, लेकिन वो किस तरीके से बढ़ाया जाए, LNG, LPG और ऐसे तमाम चीज़ों पर उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन हो सकते हैं, जो भारत और यूएई दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। संध्या और आदित्य, इस समय में पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार उथल पुथल है, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था के दौर से भी अव्यवस्थाओं से गुजर रहे हैं कई सारे देश और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा किस तरह से दोनों देशों को और भी मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा। जहां हम ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो इस प्रधानमंत्री की इस यात्रा के साथ साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी उसमें जुड़ सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली। पश्चिम एशिया में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और भारत ने लगातार संतुलित कूटनीति पर काम किया है। भारत एक तरफ तो मानवीय सहायता और शांति की अपील पर लगातार जोर देता आया है, दूसरी तरफ देखा जाए तो जो खाड़ी देश हैं उनके, अब जो प्रमुख देश हैं खाड़ी के, उनके साथ संबंधों को भी भारत ने मजबूत किया है और प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है, ये दौरा भी कहीं ना कहीं उसी रणनीति के तहत उसको और मजबूत कर सकता है, ये उम्मीद कर सकते हैं। और साथ साथ देखिए, निवेश की अगर बात करें, यूएई भारत में अच्छा खासा निवेश कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहा है, बंदरगाहों पर निवेश कर रहा है, रियल एस्टेट में निवेश कर रहा है, एक बड़ा इन्वेस्टर है भारत के लिहाज से अगर देखें तो। और आंकड़े हमने लगातार की पॉइंट्स में हम बता ही रहे हैं लोगों को, ये कहीं ना कहीं और भारत के साथ जो भारत की ज़रूरतें हैं, यूएई की ज़रूरतें हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये ठीक तरीके से और बेहतर कैसे हो सकता है। हमने देखा कि हाल के दिनों पिछले कुछ समय में यूपीआई जो हमारे भारत में है और आनी जो यहाँ का डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, उसके बीच में वो समझौता हुआ और जिसने आपसी लेन देन जो है उसको आसान बनाया, उसको प्रगाढ़ बनाया। और इसके अलावा सॉफ्ट पावर की अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं भारत और यूएई के बीच में रही है। सांस्कृतिक डिप्लोमेसी भी कहें, वो भी भारत और कल्चरल डिप्लोमेसी इसको कहा जाता है, वो भारत के बीच में है। एक बड़ा हिंदू अबू धाबी में मंदिर जो है, BAPS मंदिर जो है वो बना 2024 में। हमने देखा प्रधानमंत्री खुद आए, उन्होंने उसका लोकार्पण किया और वो मंदिर कहीं ना कहीं एक दुनिया के सामने एक मिसाल है कि किस तरीके से भारत भारतीय संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने पे काम कर रहा है। और यूएई की तरफ से अगर देखें तो वो किस तरीके से बहुसांस्कृतिक छवि जो है वो दुनिया के सामने रख रहा है। इसके अलावा AI है, स्टार्टअप है, फिनटेक है, इन सब क्षेत्रों में भी दोनों ही देशों के बीच में अच्छा
खासा काम हो रहा है। छात्रों के लिहाज से अगर देखें तो कई विश्वविद्यालय हैं, कई संस्थान हैं, कई स्कूल हैं जो यूएई के भारत में और भारत के जो है वो यूएई में है। छात्र पढ़ने के लिए बिल्कुल आदित्य, यानी कि भारत और यूएई के जो रिश्ते हैं वो न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी बेहद ही मजबूत हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई जो दौरा है वो इसीलिए कई मायनों में बेहद ही खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भोजशाला विवाद से जुड़ी, जिस पर आज अदालत का फैसला आने की उम्मीद है। इसके मद्देनजर धार में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच से आज भोजशाला कमल मौला परिसर से जुड़े विवादित मामले में फैसले आने की उम्मीद है। 12 मई को इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपनी अंतिम सुनवाई पूरी की थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह ढांचा 11वीं सदी का मंदिर है जो देवी वाग देवी यानी कि सरस्वती देवी को समर्पित है और जिसे विद्वान राजा भोज ने बनवाया था। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह जगह सदियों से कमाल मौला मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल होती आ रही है। तो विवाद का क्या कारण बना वो भी आपको ग्राफिक के जरिए समझा रहे हैं। 11वीं सदी में राजा भोज ने ये मंदिर बनवाया था, हिंदू पक्ष का ये कहना है। मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील है जिनका कहना है कि 14वीं सदी से यहाँ पर मस्जिद है, सदियों से यहाँ पर इबादत की जा रही है। तो हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के रूप में इसे बदल दिया गया, वाग देवी यानी कि माँ सरस्वती का मंदिर है। हिंदू पक्ष ने ये बात कही। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ पर कमाल मौला मस्जिद है जो कि 14वीं सदी की मस्जिद है और तभी से यहाँ पर मुस्लिम धर्मावलंबी आते हैं। मस्जिद के रूप में बदलने की कोशिश की गई, ये बात हिंदू पक्ष ने रखी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सदियों से यहाँ पर इबादत की जा रही है, वाग देवी यानी कि मां सरस्वती का मंदिर यहाँ पर मौजूद है। तो 12 मई को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में अंतिम सुनवाई हुई थी और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि आज इस पर फैसला सुनाया जाएगा। 2024 में हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई ने सर्वेक्षण किया। मई 2026 की रिपोर्ट अगर हम जानें तो वर्तमान ढांचा हिंदू मंदिरों के अवशेषों से बना हुआ है। एएसआई की रिपोर्ट में ये बात कही गई। वर्तमान में एएसआई के 2003 के आदेश को लागू किया गया है जिसका पालन किया जा रहा है। मंगलवार को हिंदू समुदाय को यहाँ पर पूजन अर्चन करने की अनुमति है, तो वहीं शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज की इजाजत होती है। मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी, अफवाहों पर ध्यान ना दें। ऐसी भ्रामक जानकारी, खबरें, अफवाहों पर जिला प्रशासन अपनी नज़र बनाए हुए है। इस संदर्भ में कोई भी अप्रिय जानकारी प्राप्त होती है तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरी खबर पर ताज़ा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी। श्रेयस, लंबी सुनवाई हुई है इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में, अब फैसले की घड़ी है, क्या उम्मीद की जाए, कब तक फैसला सुनाया जा सकता है? जी देखिए, पूरे आज न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत की आज जो नज़र है वो धार स्थित भोजशाला पर है। सुनवाई की बात करें तो ठीक जो है लंच के बाद, यानी अमूमन माना जा रहा है कि 2:30 बजे जो है फैसला आ सकता है और आज का फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये फैसला या तो हिंदू पक्ष के तरफ रहेगा या तो मुस्लिम पक्ष की तरफ रहेगा। देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है इसकी जो याचिका दायर हुई थी 2022 में जो है हिंदू पक्ष की तरफ से ये याचिका जो है वो दायर की गई थी। 2024 में बात करें तो एएसआई ने जो है 98 दिन तक जो है सर्वे किया था और उसके बाद लमसम जो है 2500 पन्नों की एक उसकी रिपोर्ट सौंपी थी इंदौर हाईकोर्ट को और उसके साथ साथ कुछ साक्ष्य भी जो है वहां पर बरामद हुए थे। ना सिर्फ देखिए ये पूरा जो मामला है, सिर्फ जो पूरा प्रकरण है वो सिर्फ सुनवाई पर आधारित है, बल्कि माननीय न्यायालय जो है वो खुद जो है धार के भोजशाला में जाकर उन्होंने सर्वे किया था और उसके बाद जो है अगर हम बात करें 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक तो लगातार जो है सुनवाई चली थी, जिसमें हिंदू पक्ष को सुना गया था, मुस्लिम पक्ष को सुना गया था, जैन धर्म के कुछ लोग थे उन्होंने भी अपनी पक्ष की बात रखी थी, उनको भी सुना गया था। और फिर आज शुक्रवार का दिन यानी 15 मई और 15 मई का दिन और 2:30 बजे का इंतजार आज पूरा मध्य प्रदेश समेत पूरा भारत कर रहा है कि आज
धार का जो भोजशाला है वो किसके पक्ष में जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका उल्लेख आपने भी किया था वो ये था कि आज शुक्रवार का दिन है। ठीक दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वहाँ पर मस्जिद में मुस्लिम पक्ष की तरफ से नमाज अदा की जाती है। और मंगलवार की बात करें तो हिंदू पक्ष के लिए मंगलवार का दिन जो है पूजा पाठ के लिए रखा गया है। और जो अन्य दिन है वो एज अ पर्यटक कोई भी वहाँ पर जा सकता है। लेकिन आज के फैसले से ये तय हो जाएगा कि वो जो धार्मिक तौर पर वो स्थल जो है वो किसका रहेगा। बिल्कुल श्रेयस, और शुक्रवार का दिन है, यही वजह है कि आज सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है क्योंकि फैसला आने की संभावनाएं पूरी तरह से उम्मीद की जा रही है। यहाँ पर आपसे इसका ग्राउंड भी समझना चाहेंगे, आखिर ये विवाद की वजह कैसे बनी, कब बनी, क्या चाहा गया, कि हिंदू पक्ष का क्या कहना था, मुस्लिम पक्ष का क्या कहना था, और क्या बातें, क्या बिंदु ऐसे रहे जिनको लेकर के कोर्ट का रुख किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से। देखिए वहाँ पर हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष की बात करें तो जो मुस्लिम पक्ष था, मुस्लिम पक्ष जो है वहाँ पे हमेशा से दलील देता रहा कि ये जो भोजशाला है वो मुसलमान पक्ष की यानी मुस्लिम पक्ष की प्रॉपर्टी है और वहाँ पर हमेशा से जो है वो नमाज अदा की जाती है। और वहीं अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो वहाँ पर तमाम ऐसे साक्ष्य मिले हैं और वो साक्ष्य जो है ASI द्वारा भी कोर्ट में पेश किया गया है। तमाम ऐसे मूर्तियाँ कहा जाए और कुछ ऐसी चीज़ें जो मिली हैं जो कि इंदौर हाईकोर्ट में पेश की गई हैं जिसकी वजह से ये दलील दी जा रही है कि हिंदू पक्ष की तरफ से कि वो जो भोजशाला है वो हिंदू पक्ष का है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयस तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, और आप लगातार इस पूरे मामले पर नजर भी बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि वैश्विक संकट के मद्देनजर हमारे देश में भी पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने एक पेट्रोल पंप का जायजा लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 3 रुपये बढ़कर 97 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं डीजल की कीमत 90 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसके साथ ही CNG के दाम में भी 2 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है, जिससे दिल्ली में अब नई दर 79 रुपये 9 पैसे हो गई है। पिछले करीब 76 दिनों से वेस्ट एशिया में संघर्ष लगातार जारी है। इसकी वजह से दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम 1.5 से 2 गुना पहुंच गए हैं। लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों को कंट्रोल किया गया है, लेकिन आज मामूली बढ़ोतरी की गई है। देश में अगर हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करें तो 3 रुपये बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 77 पैसे पहुंच गई है। जाहिर है वेस्ट एशिया में संघर्ष की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही थी। ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब 107 डॉलर प्रति बैरल और इसके अलावा जो WTI है वो 110 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। और इसी की वजह से दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो पेट्रोल और डीजल के दामों में कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भारत सरकार की ये खासियत है कि वो जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में कंट्रोल किए हुए थे, और इसकी वजह से डेली जो पेट्रोल जो कंपनियां हैं, जो तेल कंपनियां हैं, उनको करीब 1000 करोड़ के आसपास का नुकसान हो रहा था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए भविष्य में भी, और यही वजह है कि सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि आप सीमित इस्तेमाल करें पेट्रोल और डीजल का। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आप कार पूल कर सकते हैं, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे आप छोटे छोटे स्टेप लेकर देश सेवा जो है वो कर सकते हैं। कैमरामैन शंभुनाथ के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आइए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजहें बनी जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा करना पड़ा है। तो क्यों बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम, इस सवाल के जवाब भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल लगातार देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 110 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। जी हाँ, यही वजह है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल है उसका प्रभाव अब नजर आने लगा है। तेल विपणन कंपनियों को घाटा हो रहा है। IOCL, BPCL, HPCL को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मुद्रा में भी लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। मुद्रा के उतार चढ़ाव भी एक महत्वपूर्ण कारण बना, और आपको ये भी बता दें कि मुद्रा के उतार चढ़ाव के कारण आयात महंगा हुआ, और अपनी ज़रूरतों का 90% कच्चा तेल भारत आयात करता है।
पश्चिम एशिया का मौजूदा संकट है, किसी से छुपा नहीं है, हम सभी के सामने है कि पश्चिम एशिया में किस तरह के हालात हैं। शांति के बादल यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। IMF और RBI की चेतावनी भी इस दौरान साफ तौर पर नजर आई और ग्लोबल इन्वेंटरी में भी कमी देखने को मिली है। तो ये तमाम ऐसे कारक बने हैं जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ सुधार करना पड़ा या कहें कि इजाफा करना पड़ा है। देश में 4 साल बाद सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा बदलाव करते हुए आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 3 रुपए बढ़कर 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वैश्विक संकट के बावजूद भारत ने पड़ोसी देशों की तुलना में कीमतों में काफी हद तक नियंत्रण रखा है, लेकिन पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दरों में भारी उछाल भी आया है। तो HSD डीजल की कीमतें भी हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जहां पर किस तरह से अब पेट्रोल और डीजल के दाम रहेंगे। अब आपको ये भी बता दें कि तमाम जो उथल पुथल है और भारी उछाल ऊर्जा दरों में देखने को मिल रहा है, उसके कारण ये वृद्धि जरूरी हो गई थी। कच्चे तेल का आयात जो फरवरी में 69 रुपए था, उसे बढ़ाना पड़ा है। तो पेट्रोल की कीमतों का ग्राफ भी समझिए, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में किस तरह से हुआ है। तो एक तरफ दुनिया में हाहाकार है, लेकिन भारत की स्थिरता देखने लायक है, तारीफ लायक है। पाकिस्तान का जिक्र करते हैं सबसे पहले, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 55 से 61% और डीजल 50% महंगा कर दिया गया है। जी हां, दुनिया भर के आंकड़ों पर भी अगर हम नजर डालते हैं तो भारत बहुत अच्छी स्थिति में है, स्थिरता की स्थिति में है। दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। श्रीलंका में तेल की कीमतों में 38 से लेकर 42% तक की वृद्धि की गई। तो भारत की बात करें, तेल कंपनियों को लगातार राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। बावजूद उसके भारत में लंबे समय तक तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया था। इसके अलावा ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में डीजल के दाम 26 से 33% तक बढ़ा दिए गए। हॉर्मुज रूट बाधित होने के बाद वैकल्पिक मार्गों को खोजने का काम भारत ने किया, ताकि भारत की जनता को किसी तरह का बोझ का सामना ना करना पड़े। भारत ने रूस सहित कई ऐसे देश हैं जिनकी तरफ रुख किया ताकि कच्चा तेल भारत में आ सके। थाईलैंड ओपन में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय शटलर स्टार PV सिंधु के बाद भारतीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन भी थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफल रहे हैं। लक्ष्य सेन ने अंतिम 16 के मुकाबले में चीन के झू शुआनचेन को शिकस्त दी। लक्ष्य के मुकाबले को सीधे गेम में 21-12, 21-13 से अपने नाम करके अंतिम 8 में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला विश्व रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ी थाईलैंड के कुलावुत विदर्सन से होगा। वहीं महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भारतीय शटलर स्टार PV सिंधु का मुकाबला 3 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक चिराग की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में मुकाबला खेलेगी। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।